So hi everyone, this is Akshansh Garg. Am I audible or not? Voice proper आ रही है नहीं आ रही? चलिए 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 वॉइस एकदम प्रॉपर आ रही है. वॉइस प्रॉपर. सो कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली एक टेलीग्राम पे पोल करवाया था मैंने कि मैं और आप लोगों की किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ. तो बहुत बच्चों ने बोला कि सर एक पूरा रिवीजन ले लो जिसमें पूरा का पूरा आईडीटी खत्म हो जाए, है ना, एक ही दिन में. क्योंकि हमने दिल्ली मुंबई वालों की तो फेस टू फेस मैराथन रखा था, ठीक है. बट क्यों ना ऐसा रखा जाए कि जिसमें एक ही दिन में पूरा का पूरा आईडीटी कवरेज कर लें और ज़्यादा टाइम भी नहीं. मतलब इफ आई एम सेइंग यू कि मैं 7.5-8 घंटे में पूरा आईडीटी आपको लगभग लगभग खत्म करा दूंगा, देन आई मीन इट कि मैं इतने टाइम में खत्म आपको करवा भी दूंगा, है ना. तो शुरू करते हैं आज का. देखो किस किस तरीके से मैं रखने वाला हूँ क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले तो अपन जितने भी अपने, देखो क्या होता है कि आप रिवीजन करोगे एडिटिंग, आपके 3 से 4 दिन मिनिमम मिनिमम लग जाएंगे. तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं इस तरीके से रिवाइज करवाऊँ आपको कि काइंड ऑफ एक ग्रुप स्टडी लगे जैसे अपन लोग सभी मिलकर पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे. मैं आपको करवाने क्या क्या वाला हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले मैं आपको जितने भी प्रोविजन हैं वो तो साथ में करवाएंगे. अब देखो क्या होता है कि वही गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है. तो वो तो मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा दूंगा, छोड़ेंगे नहीं. बट जो भी ट्रिकी पॉइंट्स हैं, जो भी एग्जाम में मतलब एकदम होता है ना कि ये ट्रिकी पॉइंट तो आ ही सकते हैं सीए फाइनल पेपर में, या इस अटेम्प्ट के लिए ये वाला पॉइंट बड़ा डिफिकल्ट है, उस पर थोड़ा सा एम्फोसिस करेंगे कि हाँ भाई इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. तो उसको थोड़ा सा अपन अच्छे से पढ़ेंगे. साथ में रेलिवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ में अमेंडमेंट्स, साथ में आईसीआई की जो एमसीक्यू बुकलेट है ना, उसमें भी कुछ बोले. मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि जैसे मेरे माइंड में सारी चीजें हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि यार यहाँ वाला ना ये पॉइंट है, ये एमसीक्यू में बन सकता है, एमसीक्यू बुकलेट में भी दे रखा है. तो ओवरऑल कवरेज लेके चलेंगे सो दैट कुछ रह ना जाए, ठीक है. बट शुरू करने से पहले आपको क्या करना है? शुरू करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है एक तो, ठीक है. क्योंकि YouTube की एल्गोरिथम ऐसे होती है कि ऑटोमेटिकली और लोगों की भी हेल्प हो जाती है इससे. बाकी मैराथन आपने मेरे कभी ना कभी पहले देखे होंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा भरोसा होगा. ट्रस्ट मी, इस मैराथन के बाद आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है. शुरू करते हैं, आ जाओ फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट. यहाँ पे कितने 300 प्लस लोग लाइव हैं, आ जाओ. देखो अब पहले चैप्टर से शुरू करेंगे. पहला जो चैप्टर है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ऐसा करेंगे कि हर चैप्टर के लिए मैं टाइम अलॉट करूंगा. वरना पता है क्या होता है, सोचते 7 घंटे का मैराथन है, हो जाता है 11 घंटे. फिर तो मतलब ही क्या हुआ, वो टाइमिंग की तो कमी है. तो अब हमें क्या करना है, जैसे अभी टारगेट क्या है कि अगले 45 मिनट्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 जीएसटी का बेसिक इंट्रोडक्शन और सप्लाई वाला चैप्टर, ठीक है, ये दोनों मिला के एग्जाम में 10 नंबर के काफी बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है. तो इसका वेटेज हमें माइंड में रखना है कि अराउंड 10 नंबर का इसका वेटेज है, क्योंकि सप्लाई से तो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं. अब चैप्टर नंबर 1 में फालतू ज्यादा चीजें हैं तो फालतू नहीं पढ़नी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है वहां से शुरू करते हैं. आ जाइए, बस भरोसा रखिए. बाकी आज का दिन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, शाम तक मैं आपको आईजीटी में बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ ही फ्री कर दूंगा, ठीक है. चलिए आ जाओ. तो देखो अब इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में आए, यहां से एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा, कि कुछ सेंटर के टैक्सेस थे, कुछ ऐसे स्टेट के टैक्सेस थे जो कि जीएसटी में आ गए, ठीक है. अब आपको मार्क कौन कौन से करने हैं, आप जिसकी भी बुक रेफर कर रहे हो ना वही बुक से पढ़ लो. कुछ नया अभी तक अब चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, जो भी अभी तक आपने नोट पढ़े उन्हीं से पढ़ो, ठीक है. तो आप लिख लो एंटरटेनमेंट टैक्स. ये पहले स्टेट टैक्स था, अब जीएसटी में आ गया. जिनके भी पहले अटेम्प्ट लग चुके हैं उनको मालूम हुआ कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 1 नंबर का एमसीक्यू में, ठीक है. एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट और एंट्री टैक्स. एंट्री टैक्स लिख रहा है ना, परचेज टैक्स, तो 4 एंट्री हो गई. एंटरटेनमेंट टैक्स पॉइंट नंबर 8, 10, 12 और 13, ये चारों के चारों ध्यान रखना, यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है. इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. अब आते हैं आगे, सुनना मेरी बात. ये जीएसटी काउंसिल क्या होता है, आर्टिकल 279, ये इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 279, तो जीएसटी काउंसिल एक बॉडी होती है जो जीएसटी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लेने होते हैं वो जीएसटी काउंसिल लेती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमको आईसीआई से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम आईसीआई के पास जाते हैं. इसी तरीके से जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिसीजन लेना होता है, वो जीएसटी काउंसिल लेता है. ये जो क्वेश्चन है लास्ट 2020 में आया था नवंबर 20 में, उसके बाद ये क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है. तो इस बार आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है जीएसटी काउंसिल की. चैप्टर नंबर 1 में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया, और अगर मैं कहूं कि चैप्टर नंबर 1 में ये एक ही चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो जीएसटी काउंसिल है, आर्टिकल 279, ठीक है. अब इसके अंदर क्या है, ठीक है,
इसके अंदर ऐसा है, आप लोग बस ये रखना कि लाइव देखोगे ना तो थोड़ा डिसिप्लिन रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी। ऑल तो हमको लगता है बाद में रिकॉर्डेड देख ले, और इसको 90% लोग रिकॉर्डेड ही देखने वाले हैं, ठीक है। जितने लोग लाइव हैं वो तो हैं, लेकिन फ्यूचर में पता नहीं कितने हजार लोग इसको देखेंगे। बट आप कोशिश करना लाइव में डिसिप्लिन रहेगा, साथ के साथ में खत्म हो जाएगा, वरना रिकॉर्डिंग में टाइम ज्यादा लगता है। ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, आप सोचते तो हो कि 1.5x की स्पीड में देख लेंगे, पर टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन होता है, जीएसटी काउंसिल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इधर आ जाओ फटाफट। अब जीएसटी काउंसिल क्या क्या करता है, सुनना मेरी बात। जीएसटी काउंसिल के अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द चेयरपर्सन, जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, वो चेयरपर्सन होती है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज द मेंबर, कि है मिनिस्टर यूनियन का ही, सेंटर का मिनिस्टर, लेकिन उसके पास चार्ज किसका होता है, चार्ज होता है उसके पास स्टेट का, ठीक है। बोले है तो किसका, सेंटर का, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है, स्टेट के लिए कर रहा है। थर्ड मेंबर, हर स्टेट के, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट अपने अपने मेंबर्स नॉमिनेट करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, जीएसटी क्या एक ड्यूअल कॉन्सेप्ट मॉडल पे चलता है, सेंटर प्लस स्टेट दोनों साथ में चलती है, सेंटर प्लस स्टेट दोनों ही साथ में काम करती है। इसी तरीके से जीएसटी काउंसिल के अंदर क्या है, सेंटर के भी लोग बिठा रखे हैं और स्टेट के भी लोग बिठा रखे हैं। सेंटर के लोग किस किस को बिठा रखा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा दिमाग में रख लेना कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होती है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू इज द मेंबर, और द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट। हर स्टेट के अपने अपने मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेट करके रखे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, जीएसटी काउंसिल की बॉडी का पार्ट होते हैं। अब ये जीएसटी काउंसिल की बॉडी करती क्या है, अब मान के चलना आप और हम सभी लोग क्या है, मान के चले एक मिनट के लिए एज्यूम करते हैं कि अपन जीएसटी काउंसिल के मेंबर है, तो बोल रहे हैं कि जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे ना, उसमें से एटलीस्ट आधे लोग आ गए, हाफ लोग आ गए ना, एटलीस्ट 50% लोग प्रेजेंट हो गए तो मीटिंग शुरू कर सकते हैं। मीटिंग का कोरम, कोरम मतलब पता है ना आपको, लॉ में पढ़ा होगा आपने कोरम। कोरम मतलब कि एटलीस्ट इतने लोग तो होने ही होने चाहिए, तभी जाके अपन क्या करेंगे, मीटिंग शुरू करेंगे। तो लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं जीएसटी काउंसिल में 200 लोग हैं, तो कम से कम 100% होंगे, तभी क्या होगी, मीटिंग शुरू होगी। चलो अब मीटिंग तो शुरू हो गई। अब मीटिंग शुरू होने के बाद क्या होगा कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कोरम कितना चाहिए जीएसटी काउंसिल में, तो 50%, हाफ। अब जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उसका 75% लोग अगर क्या करेंगे, किसी भी डिसीजन के फेवर में हाँ कर देंगे ना, 75% लोग, तो डिसीजन हाँ मान लिया जाएगा। लेट्स सपोज मीटिंग में 120 लोग प्रेजेंट थे, तो क्या मीटिंग शुरू हो सकती है अगर 200 लोगों की टोटल मेंबर्स है। क्या एग्जांपल ले रहे हैं अपन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, उसमें से 120 लोग अगर प्रेजेंट है, तो इसमें से कितने लोग अगर किसी डिसीजन के फेवर में हाँ बोल देंगे तो मीटिंग शुरू हो जाएगी, तो बोले इसका 3/4, ठीक है, इसका कितना 3/4, तो क्या बोले 90 लोग अगर हाँ बोल देंगे तो ही जाके मीटिंग शुरू होगी। अभी हमें याद कैसे रखना है, ठीक है, अभी हमें याद कैसे रखना है। अब एक बात और सुनना आगे ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, जीएसटी काउंसिल में क्या होता है, सेंटर के लोग भी बैठे होते हैं, स्टेट के लोग भी बैठे होते हैं। अब सेंटर के लोग तो जाहिर सी बातें कम होंगे, क्योंकि एक तो निर्मला सीतारमन जी है, ठीक है, स्टेट के लोग बहुत ज्यादा होंगे, तो फिर तो इसका मतलब स्टेट्स वाले अपनी मेजोरिटी चलाएंगे, सेंटर की चलेगी क्या, अगर आप सोचोगे। जैसे मान लो घर में दादाजी और खूब सारे लोग बैठे हैं बाकी के, तो दादाजी की तो अलग इंपॉर्टेंस है ना। अब दादाजी के वोट को भी एक ही वोट गिना जाएगा, तो फिर दादाजी की वोट की वैल्यू क्या रही। तो इन्होंने क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोट का वेटेज है ना, उसका वेटेज रखते हैं 1/3, वोट का वेटेज रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट का वेटेज कितना है 1/3, मतलब 33% का वेटेज तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट का है, और स्टेट गवर्नमेंट के वोट का वेटेज कितना है 2/3, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट का वेटेज कितना है 1/3, और स्टेट गवर्नमेंट के वोट का वेटेज कितना है 2/3। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा एम्फेसिस कर रहे हैं अपन इस पर। 2/3 वेटेज है स्टेट गवर्नमेंट के, मतलब 66.67% वेटेज हो गया स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे ना, उसमें से 75% अगर वोट किसी डिसीजन के फेवर में आ गए, तो वो डिसीजन मान लिया जाएगा पास हो गया। तो अब आप समझना एक बात को, कि अगर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि हाँ हम सेटिस्फाइड है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट मना कर दे, तो भी कोई डिसीजन पास नहीं हो सकता। और सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट आ जाए, सबकी सब स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं कि हाँ जी हमारी हाँ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर दे, तो भी कोई डिसीजन पास नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का वोट वेट कितना है 66.67। इसीलिए 75% बनाया कि कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ेंगे, तो ही कोई डिसीजन पास हो सकता है, तभी जाके कोई डिसीजन क्या होगा, हाँ माना जाएगा। आई यू गाइस गेटिंग इट, समझ में आया, समझ में आ गया आप लोगों को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में चलेंगे, तभी कोई डिसीजन पास होगा। और अब आपको रटने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको लॉजिक समझ गया कि क्यों 1/3 रखा, ये क्यों 2/3 रखा, और क्यों ये 75% रखा, ठीक है। ये सारी की सारी सोची समझी प्लानिंग थी गवर्नमेंट की।
क्लियर है? अब जीएसटी काउंसिल क्या क्या काम कर सकता है, ये अगला क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। एक बार देखो ये वाला क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल वाला, साथ के साथ क्वेश्चन भी देखते चलेंगे। आपके पास जिसका भी क्वेश्चन बैंक है, वैसे मेजोरिटी बच्चों के पास मेरा होगा क्योंकि बहुत बच्चों ने इस बार लिया है, ठीक है, फिर भी समझना। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हु आर द मेंबर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल, गिव एनी 2 रिकमेंडेशन दैट कैन बी मेड बाय जीएसटी काउंसिल। तो नवंबर 19 में लास्ट आया था, उसके बाद पूछा ही नहीं है, तो अब की बार आने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है इसकी। तो मेंबर कौन कौन से होते हैं वो तो अपन ने देख लिया, ठीक है। द यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया ना 1/3 2/3, ये समझाने के लिए बताया है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोरम हाफ होता है, मिनिमम हाफ लोग प्रेजेंट होने चाहिए। जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उसके 75% लोग अगर किसी डिसीजन के फेवर में हाँ कर देंगे तो डिसीजन पास हो जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट का वेटेज रहता है 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट के वोट के वेटेज रहता है 2/3। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जीएसटी काउंसिल की क्या क्या रिकमेंडेशन है, तो देखो भाई अब बच्चे क्या करते हैं, इसको रटना शुरू कर देते हैं। अरे रटने की बात क्या है, ये तो माई बाप है जीएसटी की। कुछ भी काम हो जीएसटी से रिलेटेड यही बताएंगे कि किसको एग्जाम्पशन देनी है, क्या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होनी चाहिए, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होनी चाहिए, कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होने चाहिए, किस किस को रजिस्ट्रेशन की जरूरत होनी चाहिए, किसको नहीं, अगर कोई नोटिफिकेशन आया तो किस पे लगेगा किस पे नहीं लगेगा, अगर कहीं नेचुरल कैलामिटी डिजास्टर वगैरह कुछ हुआ, ठीक है, और गवर्नमेंट को स्पेशल बेनिफिट देना है कि भाई अब इन स्टेट्स को फूड सप्लाई पे कोई जीएसटी नहीं, कुछ भी गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती है तो दे सकती है। अरे कुछ भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, वो जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगी, तो उनमें से आपको कुछ बतानी है। बस यही क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। देखो द रिकमेंडेशन दैट कैन बी मेड बाय जीएसटी काउंसिल क्या होगा, फर्स्ट द टैक्सेस सेस सरचार्ज, कितना टैक्स लगाना है, क्या लगाना है, क्या सरचार्ज लगाना है, वो जीएसटी काउंसिल बताएगा। किस किस को एग्जाम्पशन देनी है, गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी एग्जाम्प्ट टू दैट मे बी सब्जेक्ट टू और एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, कहां का एग्जाम्पशन मिलने वाली है, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, रेट्स ऑफ जीएसटी क्या होगी, कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या होंगे, पेट्रोल डीजल पे कब से जीएसटी लगेगा कब से नहीं लगेगा, तो ये सब क्या है जीएसटी काउंसिल बताता है। ये सबसे थोड़ा क्या था, ये था इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था ये, मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा। सेक्शन आर्टिकल 279 है जीएसटी काउंसिल, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते। अब अगला इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर से, अगला इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा बेसिक सा है, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे बोलता है, डिस्कस द लेविबिलिटी ऑफ आई एम सो सॉरी, तो कोविड चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखना मेरे जस्ट ठीक ही हुआ है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको भी मालूम है कि जीएसटी पेट्रोल डीजल पे नहीं लगता, ठीक है। अब अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल तो जीएसटी से बिल्कुल ही बाहर है, अल्कोहल तो जीएसटी से बिल्कुल ही बाहर है मतलब बाटली तो जीएसटी में है ही नहीं, अल्कोहल मतलब जीएसटी से बाहर। लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो 5 तरह के पेट्रोल चीजें थी ना, 5 तरह की जो पेट्रोलियम चीजें थी, उसमें क्या था, उस केस में ऐसा था कि उनके ऊपर अभी जीएसटी नहीं लग रहा, लेकिन फ्यूचर में किसी ना किसी डेट से जीएसटी लगेगा। उनके ऊपर अभी जीएसटी नहीं लग रहा, लेकिन फ्यूचर में किसी ना किसी डेट पे जीएसटी लगेगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का ए पॉइंट, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्या इस पे जीएसटी लगना है, तो आपने क्या लिखना है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द रिलीफ। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, पूछते हैं 4 नंबर में, पूछ लेते हैं, भरोसा नहीं, ठीक है। और अगर ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर चुल्लू और पानी में डूबने का भी मन करता है, तो ऐसी काम करने ही क्यों, थोड़ा देख लो ना। तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्या है, जीएसटी के बारे में। बस आप आज साथ बैठे रहो, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़, दिमाग मत लगाओ खुद का, मैं बता दूंगा क्या क्या करना है क्या नहीं करना, कि तुम बाकी सब्जेक्ट में दिमाग लगाना, ठीक है। तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्या है, जीएसटी के बाहर है, ठीक है। तो आपको इतना लिख के आना है कि भाई अल्कोहल जीएसटी से बाहर है, कोई सेंस ही नहीं है। दूसरा, पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस, तो इसके केस में पता है क्या है कि एज रिगार्ड पेट्रोलियम, डीजल, क्रूड, एटीएफ जितने भी हैं, दे आर नॉट प्रेजेंटली लेवेबल टू जीएसटी। आज की डेट में जीएसटी में लेवेबल नहीं है, बट जीएसटी विल बी लेविड ऑन दीज प्रोडक्ट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। फ्यूचर में कोई ऐसी डेट जो जीएसटी काउंसिल बताएगा, जब जीएसटी काउंसिल को सही लगेगी तब से क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा इस पे। टोबैको के केस में आते हैं तंबाकू। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो भैया टोबैको क्या है, टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे गवर्नमेंट बहुत अच्छा पैसा कमाती है, तो गवर्नमेंट ने बोला क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, जनता की जनता खुश हो जाए और पैसे का पैसा आ जाए। बोले क्या करा जाए, बोले एक काम करते हैं, इस पे 2 टैक्सेस लगा देते हैं, जीएसटी भी लगा देते हैं और एक्साइज ड्यूटी भी लगा देते हैं।
तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, जनता क्या बोलेगी कि देखो गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, तंबाकू को प्रमोट ही नहीं कर रही है, डबल डबल टैक्सेस लगा दिया। और देखा जाए तो देखो ये चीज ही ऐसी है बाबा, तंबाकू चीज ही ऐसी है तोबे को, कि जिसको खाना होगा ना वो खाएगा ही खाएगा, आप कितने भी टैक्सेस लगा दो। ठीक है, तो सेल्स तो कुछ फर्क पड़ना नहीं, कोई प्राइस देख के थोड़ी तोबैको की सेल्स इफेक्ट होती है। तो सिंपल सी बात है, डबल फायदा हुआ। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने ऐसे बोला कि tobacco is within the purview of GST. GST is leviable on tobacco. However, the union government has also retained the power to levy excise duty on tobacco. कुल मिला के इस पे एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और क्या लगता है, जीएसटी भी लगता है। इफ आई टॉक अबाउट ओपीएम, इंडियन हम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, तो जितनी भी नशीली चीजें हैं उसके केस में गवर्नमेंट ने क्या लगाया, जीएसटी भी लगा दिया और एक्साइज ड्यूटी भी लगा दिया। तो टोबैको के ऊपर क्या लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, और ये इंडियन हम नार्कोटिक ड्रग्स, इन पे क्या लगता है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। आपको इतना ध्यान में रखना है बस। आगे लिख लो ना, यहाँ पे ही टोबैको के आगे लिख लो जीएसटी प्लस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ब्रैकेट में लिख लो जल्दी। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, ओपीएम इंडियन हम के आगे जीएसटी प्लस, देखो तो टोबैको के सामने लिखना है जीएसटी प्लस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और यहाँ पे लिखना है तो जीएसटी प्लस स्टेट एक्साइज ड्यूटी। बस सी में क्या लिखना है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यहाँ पे लिखना है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी दोनों में लगेगा, काम खत्म, काम खत्म। ठीक है, प्रतीक सर भी देख रहे हैं क्या हमारा वीडियो? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस क्या क्या होंगे वो हमने देख लिए, क्लियर है। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं एक बार, कि कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में आए, जिसमें कुछ 4-5 एंट्रीज थी जो मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल, उसकी क्या क्या रिकमेंडेशन हो सकते हैं, उसका कोरम क्या होता है, उसकी वोटिंग पावर क्या होती है, ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि किन किन केस में जीएसटी लगता है, किन किन केस में ये अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी लगता है नहीं लगता, पेट्रोल वगैरह पे जीएसटी लगता है नहीं लगता, ये सारी चीजें हमने क्या बताई हमने। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस इस चैप्टर में इतना ही ध्यान देना है, इससे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, सप्लाई अंडर जीएसटी। तो सप्लाई मतलब है क्या, सप्लाई का रिवीजन ध्यान से सुनना। सप्लाई, अब देखो शुरू करने से पहले आप लोग क्या करो, लिख लो जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि इस चैप्टर में सबसे एक कैटेगरी की चीजें क्या क्या है, लिखो ऊपर ही ऊपर हेडिंग में डाल के लिख लो, शेड्यूल 1 प्लस शेड्यूल 3 प्लस सेक्शन 8, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई होती है ना सेक्शन 8, शेड्यूल 1, शेड्यूल 3, सेक्शन 8 एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये 4 चीजें क्या है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से, वो आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, सप्लाई अंडर जीएसटी शुरू करते हैं, फटाफट आ जाओ। गुड्स का मतलब क्या होता है, सर्विस का मतलब क्या होता है, अरे बाबा आप ये भी बताएंगे क्या, गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो चल फिर सके। ठीक है, क्या है, अब ये पेन है चल फिर सकता है, कि गुड्स है क्या, हाँ जी गुड्स है। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, मनी एंड सिक्योरिटीज पे जीएसटी क्यों नहीं लग रहा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं किसी के पास गया, मैंने बोला भैया 2000 रुपए के छुट्टे दे दे, उसने मुझे 500 रुपए के 4 नोट दे दिए, तो पैसा दिया 2000 और 4 नोट वापस आ गए 500 के, तो क्या इसमें जीएसटी लगाए? नहीं। मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, अब इन्वेस्टमेंट में जो ब्रोकरेज लगता है उस पर लगता है जीएसटी। मनी का कुछ, अब जैसे सपोज करना आप बैंक में गए, बैंक में आपने 50,000 रुपीज का डीडी बनवाया और उसने 51,000 रुपीज लिए आपसे, 1000 डीडी मेकिंग चार्जेस, तो 1000 पे जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मनी का अगर आप कुछ यूज कर रहे हो, मनी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, उस पर जीएसटी लग जाएगा, लेकिन प्योर मनी पे और सिक्योरिटीज पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड्स का मतलब क्लियर है, सर्विसेज का मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस। गुड्स के अलावा जो भी, देखो गवर्नमेंट ने क्या दिमाग लगा के डेफिनेशन बनाई है, गुड्स में तो लिख दिया मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह, और सर्विस में पता है क्या लिखा, गुड्स के अलावा जो भी बचा वो सर्विस, जिससे कंफ्यूजन ही ना हो कि कोई ये ना कह दे कि ना तो ये गुड्स है ना सर्विस है, सीधा सीधा लिख दिया गुड्स के अलावा जो भी। अब कभी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, आते हैं फटाफट कंसिडरेशन पे। देखो रिवाइज सारी चीजें करेंगे, बट जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है थोड़ा एम्फेसिस करेंगे, जो भी ट्रिकी पॉइंट्स एग्जाम में पूछ सकते हैं। कंसिडरेशन पे आते हैं, कंसिडरेशन क्या बोलता है, कंसिडरेशन पता है ऐसा बोलता है, समथिंग इन रिटर्न, किसी चीज के बदले में कुछ मिलना। ठीक है, समथिंग इन रिटर्न मतलब कंसिडरेशन, किसी चीज के बदले में कुछ मिलना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे फ्रेंड को पेन दिया और उसने मुझे क्या करा, अपनी पेंसिल दे दी, कंसिडरेशन है, हाँ जी कंसिडरेशन तो है, कुछ दिया उसके बदले में कुछ मिला, और उसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, मतलब इस पेन का मॉनेटरी वैल्यू तो है ही ना, कुछ ना कुछ, पेंसिल का तो मॉनेटरी वैल्यू है ही ना, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। किसी चीज के बदले में कुछ मिलना इज कंसिडरेशन। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कंसिडरेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी मिली वो इंक्लूड नहीं होगी। कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं कंसिडरेशन के, मान के चलते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड को क्या किया, अपना पुराना फोन बेच दिया 5,000 रुपए में।
क्या ये कंसिडरेशन है? मैंने अपने फ्रेंड को अपना पुराना फोन बेच दिया 5,000 रुपए में। हाँ, 5,000 रुपए मिले, फोन गया, दोनों का मॉनेटरी वैल्यू है, क्या दिक्कत है? कंसिडरेशन है, ठीक है। किसी ने किसी को दूध दिया, दूध के बदले में क्या मिला? चावल मिल गए। हाँ, कंसिडरेशन है, मॉनेटरी वैल्यू है, मेजर कर सकते हैं। सपोज करो आपने डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर किया, और पिज्जा ऑर्डर करने के लिए क्या किया? पिज्जा ऑर्डर करने के बाद आपके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, पैसे नहीं थे आपके पास देने के लिए उसको, तो आपने क्या करा? आपने क्या करा? आपने कर दिया, उसको अपनी घड़ी दे दी। ये भी कंसिडरेशन है, ठीक है, ये भी कंसिडरेशन है। आपने घड़ी के बदले क्या करा? आपके पास कैश पेमेंट नहीं था, आपने जीपे कर दिया, गूगल पे कर दिया, ये भी कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, किसी चीज के बदले में कुछ मिलना। लेकिन मान के चलो हमारी क्लास में क्या था? हमारी क्लास में जैसे अभिषेक बैठा हुआ है। अब अभिषेक ने क्या किया? ठीक है, अभिषेक ने क्या किया? अभिषेक ने ऐसा किया कि अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट करा, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को क्या किया? आईफोन गिफ्ट किया, और आईफोन के बदले में मैंने बोला, अब ये पूछ रहा है आईफोन गिफ्ट करना कंसिडरेशन है या नहीं, ठीक है, आईफोन गिफ्ट करना कंसिडरेशन है या नहीं, ये बताओ। तो ये बोलता है कि मैंने कहा तेरे को क्या मिला आईफोन गिफ्ट करने के बदले में? तो इसने बोला लव एंड अफेक्शन, सेटिस्फेक्शन मिला। मैंने कहा ये जो सेटिस्फेक्शन मिला ना, इसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, ये तो प्यार है, खुश हो गई बेचारी, तो वो कोई कंसिडरेशन नहीं है, जस्ट वन साइडेड ट्रांजेक्शन। कंसिडरेशन मतलब कुछ मिलना चाहिए बदले में, ठीक है, तो ये कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो कंसिडरेशन का मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। आर यू गाइस गेटिंग इट और नॉट? मेरे ख्याल से अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कंसिडरेशन पढ़ के हो रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, सप्लाई चैप्टर के अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। सप्लाई कब माना जाता है? देखो, सप्लाई पे ही जीएसटी लगता है, कभी सेल पे जीएसटी नहीं लगता। सप्लाई पढ़ के हो रहे हैं क्योंकि सप्लाई है तो जीएसटी है, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा। अब सप्लाई के 4 पॉइंट है, ठीक है, सप्लाई के 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट क्या क्या है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, all forms of supply of goods and services made or agreed to be made for consideration, और चौथा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये 4 के 4 अगर आपने चीजें सेटिस्फाई कर दी, देखो सप्लाई चैप्टर। अब देखो सेक्शन वैक्शन आपको कौन से याद रखना है कौन से नहीं, वो मैं बता दूंगा, क्योंकि इतने सारे सेक्शन है, बाकी सब्जेक्ट तो हो नहीं रहे, तो सारे सेक्शन तो रट नहीं सकते आप लोग, ठीक है। अब जो जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, तो सुनना। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, और फोर्थ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ही सप्लाई माना जाएगा। तो कंसिडरेशन भी इस डेफिनेशन का एक पार्ट है, इसलिए मैंने कंसिडरेशन का आपको मतलब बताया। अब ऑल फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब ऑल फॉर्म्स में आते हैं। मतलब आपने किसी को सेल किया, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल जीएसटी लगेगा। ट्रांसफर किया आपने, क्या ट्रांसफर पे भी जीएसटी लगता है क्या? मैं आपको बताऊं, रिवीजन ही तो कर रहे हैं अपन, आपको मालूम होगा कि एक ब्रांच अगर दूसरी ब्रांच को सामान भेजती है तो भी जीएसटी लगता है। एक ब्रांच अगर अपनी ब्रांच को सामान ट्रांसफर कर रही है तो भी जीएसटी लगता है। बार्टर का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ आर्टिकल इज नोन एज बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी को दूध दिया, दूध के बदले में क्या मिला? चावल मिले। क्या है? पिज्जा दिया, पिज्जा के बदले में क्या मिला? घड़ी मिली। तो क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नया मोबाइल फोन ऑर्डर किया, उसको पुराना दिया और कुछ पैसा भी दिया। बार्टर में कैश इन्वॉल्व नहीं होता, आर्टिकल दिया, आर्टिकल मिला, वो बार्टर हो गया। पर एक्सचेंज में क्या होता है कि पुराना सामान भी गया और पैसा भी गया, उसको बोलते हैं एक्सचेंज, ठीक है। लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब क्या है? सप्लाई के अंदर इंक्लूड होते हैं। लाइसेंस मतलब जैसे अपन बोलते ना कि हमने आपको लाइसेंस दे दिया है काम करने का और आप हमको इतनी लाइसेंस फीस दो, उस पर भी जीएसटी लगता है। रेंटल, लीज, डिस्पोजल, इन सब पे क्या लगता है? जीएसटी। तो हमने क्या बोला? सप्लाई का मतलब क्या होता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ही सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। अब कंसिडरेशन का मतलब क्लियर है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, फिर से एक एग्जांपल पूछता हूं आपसे लास्ट। हमने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा के बदले में घड़ी दे दी, क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? तो देखो, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो है, सेल हो गई, मेड और एग्रीड टू बी मेड भी हो गई, हाँ हो गई, ठीक है। मेड मतलब होना या होने वाला, तो हमने पिज्जा दे दिया, उसको काम हो गया। कंसिडरेशन है, हाँ घड़ी मिली, कंसिडरेशन है। क्या इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? भाई डोमिनोज का तो धंधा ही है ना ये, डोमिनोज तो कौन है? सप्लायर। डोमिनोज के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, हाँ तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है।
तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? हाँ, जीएसटी लगेगा। मैंने मेरे फ्रेंड को एक मोबाइल फोन दिया और उसके बदले में 5,000 रुपए लिए, क्या इस पे जीएसटी लगाएं? देखो, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, हाँ, ट्रांसफर हो गया, मैंने अपने, या सेल मान लो, मैंने मेरे फ्रेंड को फोन दिया, उसने पैसा दे दिया, सेल हो गया। मेड और एग्रीड टू बी मेड हो गया, कंसिडरेशन भी है, बिल्कुल है, पर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस थोड़ी है, मेरा धंधा थोड़ी है मोबाइल बेचना, मैं तो एक बार दे दिया अपना पुराना फोन। अच्छा, मैंने मेरा फोन अगर किसी बिजनेस, जो होता है ना पुरानी दुकान वाले लोग जो मोबाइल खरीदते हैं, उनको दे दिया, फ्रेंड को नहीं दिया। मैंने अपना फोन क्या किया, जो ओल्ड फोन खरीदने वाली किसी दुकान को दे दिया, कैशिफाई को दे दिया, मान लो कैशिफाई करके कंपनी है जो पुराने फोन खरीदती है, क्या ये सप्लाई है? तो देखो, ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो जीएसटी पे करेगा, सप्लायर। तो सप्लायर मतलब मैं, तो सप्लाई नहीं है, क्योंकि मेरा धंधा थोड़ी है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मैंने फोन किसी कंपनी को दिया, तो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देख रहे हो, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखना है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आया सप्लाई का मतलब क्या होता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो, सप्लाई चैप्टर के अंदर क्या है, बेसिकली सेक्शन नंबर जो 7 है सप्लाई, उसके अंदर 3 पार्ट है। एक है 7(1)(a). 7(1)(a) के अंदर 4 पार्ट है, अपने देख लिया, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्लियर है? 7(1)(b) क्या बोलता है, 7(1)(b) ऐसा बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 7(1)(b) ऐसा बोलता है कि इसका एक मैंने मास्टर चार्ट बना रखा है, आप उसकी फोटो ले लेना तो आपका काम हो जाएगा। एंड में होगा एक मास्टर चार्ट, ये वाला एक चार्ट है ना सप्लाई का, इसकी आप फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तो इससे आपको काम हो जाएगा। हमने क्या बोला कि 7(1)(a) के अंदर क्या होगा, चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कंसिडरेशन भी है, ठीक है, सारी चीजें हैं। 7(1)(b) के अंदर पता है क्या होता है, सुनना, इंपोर्ट और सर्विस का पॉइंट है। इन्होंने बोला कि अगर आप पहली 3 कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई कर देते हो, पहली 3 कंडीशन मतलब ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, पर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो भी सप्लाई मानेंगे। 7(1)(b) के अंदर क्या बोला इन्होंने, इंपोर्ट और सर्विस के केस में देखो, अगर चारों की चारों कंडीशन ही सेटिस्फाइड करनी होती तो फिर 7(1)(b) आता ही क्यों, जब 7(1)(a) से ही काम चल रहा था, फिर तो कुछ तो नया होगा ना, तभी तो 7(1)(b) आया। 7(1)(a) के अंदर कितने दे रखे हैं, 4 पॉइंट दे रखे हैं आप। और 7(1)(b) में क्या बोलता है ये, कि भले ही इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हो, मतलब अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हो, तो हमको उसके सप्लायर से मतलब नहीं है कि उस सप्लायर का कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे कह रही है कि इंपोर्ट और सर्विस के केस में तो रिसीवर जो होगा ना, वही आरसीएम में टैक्स पे करता है। रिसीवर ही आरसीएम में टैक्स पे करता है। अब आते हैं 7(1)(c) पे, जहां से सबसे ज्यादा चैप्टर शुरू होता है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है, शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 1 क्या बोलता है, शेड्यूल 1 ऐसा बोलता है कि जब जब कंसिडरेशन होगा ना, तब तब सप्लाई मानते हैं, आपको पता है। लेकिन 4 केसेस ऐसे हैं कि कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई मानेंगे। 4 केसेस ऐसे हैं कि कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई मानेंगे। वो कौन कौन से केसेस हैं, वो ध्यान में रखना। अब सुनना मेरी बात। शेड्यूल 1 मैंने आपको पहले ऊपर मार्क करवा दिया कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले था शेड्यूल 1, शेड्यूल 3 इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड सेक्शन नंबर 8। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर पूरा चार्ट बनवाऊंगा एंड में, लेकिन सबसे पहले आप ध्यान में रखो क्या, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 1 के अंदर 4 केसेस कौन कौन से, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शेड्यूल 1 खोलते हैं, रुको। फर्स्ट, शेड्यूल 1 के अंदर 4 पॉइंट है। पहला है, इसको ऐसे बोलते हैं पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, ठीक है। पैरा 1 क्या बोलता है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। भाई इसके कहने का मतलब यह है कि आपने कोई असेट परचेज किया और उस पर आईटीसी क्लेम कर ली। अब आईटीसी क्लेम करने का मतलब ये होता है कि आप गवर्नमेंट को ये बोल रहे हो कि मैं इस असेट को धंधे में यूज में लेने वाला हूं, बिजनेस में। आईटीसी क्लेम करने का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट को ये इनडायरेक्टली प्रॉमिस कर रहे हो कि इस असेट को मैं बिजनेस में यूज करूंगा और ये मेरे बिजनेस में काम में आएगी। आपने क्या करा, किसी असेट पे आईटीसी क्लेम कर ली। अब सपोज करना, जैसे आकाश है हमारे ग्रुप में, हमारे यहाँ पे लाइव चैट में, क्लास में भी पढ़ता है ये। अब आकाश ने क्या किया, कोई असेट परचेज कर ली। लेट्स सपोज ये अपने शॉप के लिए फ्रिज खरीद के लाया, इसका मेडिकल का बिजनेस है। मैं एग्जांपल भी वही रिपीट कर रहा हूं जो क्लास में करता था, सो दैट आपको रिकॉल हो जाएंगे। अब ये फ्रिज परचेज करके लाया, इसका मेडिकल का बिजनेस है। लेकिन क्या हुआ, थोड़े दिन बाद इसके दुकान पे कोई अच्छी सी लड़की आई और बोलती है कि आकाश ये फ्रिज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बोले आप ले जाओ, ठीक है। इसने क्या बोला, आप ले जाओ। अब इसने फ्रिज दे दिया, तो अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अमित शाह जी क्या बोलेंगे, अरे भाई आकाश क्या कर रहा है ये,
तूने आईटीसी क्लेम करी इस फ्रिज पे, इसका मतलब तूने हमको इनडायरेक्टली प्रॉमिस किया कि तू इसको बिजनेस में यूज करने वाला है और तूने इस लड़की को फ्रिज दे दिया फ्री में। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अब इस आकाश से टैक्स वापस लो। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अब इस आकाश से टैक्स लो। अब टैक्स लेने के लिए तो हमने बोला कि सप्लाई होना जरूरी है, बिना सप्लाई के टैक्स कैसे वापस ले। और फिर हमने बोला कि सर सप्लाई की तो 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ही तो टैक्स वापस ले पाएंगे, कंसिडरेशन तो है ही नहीं इसमें। तो गवर्नमेंट ने कहा कि वापस, इसीलिए शेड्यूल बनाया, समझ रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि वैसे सप्लाई चैप्टर के अंदर हमने देखा कि कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन अब आकाश से गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि अब आकाश से टैक्स चाहिए ना, तो कोई ना कोई ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कंसिडरेशन भी ना हो तो भी सप्लाई मान ले, तब जाके शेड्यूल 1 पैदा हुआ। और शेड्यूल 1 के अंदर ऐसे 4 ट्रांजेक्शन आए जो कि चारों के चारों बड़े जेन्युइन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। आपने क्या करा, उस पर आईटीसी क्लेम करी और उस असेट को परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भैया जीएसटी दो, अब हमने तुमको जीएसटी दिया। अगर आप सप्लाई चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे, देखो Sudama Associate a registered supplier disposes the computer owned by business without consideration। सुदामा ने क्या किया, कंप्यूटर ट्रांसफर करे, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में। एंड इट हैज नॉट क्लेम्ड आईटीसी ऑन सच कंप्यूटर्स, और आईटीसी भी क्लेम नहीं करी, आईटीसी भी क्लेम नहीं करी और कंप्यूटर ट्रांसफर कर दिए। तो क्या ये सप्लाई माना जाएगा, तो हम बोलेंगे नहीं, सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि आईटीसी क्लेम ही नहीं करी। अगर आईटीसी क्लेम कर लेता, बट आपको एग्जाम में यहाँ पे शेड्यूल 1 पैरा 1 का रेफरेंस देके आना है और एंड में आपको कंक्लूजन ये बता के आना है कि ये सप्लाई नहीं है। ठीक है, ये आंसर है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा इन डेप्थ जाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा समझना, शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। आपने कोई असेट मान लो परचेज करी है, ठीक है, आपने क्या किया है, कोई असेट परचेज करी है, कंप्यूटर परचेज कर लिया अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, और उस पर आईटीसी क्लेम नहीं करी, नो आईटीसी, आपने आईटीसी क्लेम नहीं करी, और आपने उस असेट को फ्री में बेच दिया या डिस्पोज कर दिया, मतलब फ्री में गिफ्ट कर दिया किसी को, और आपने क्या किया, फ्री में किसी को सेल कर दिया, क्या उस पर जीएसटी लगेगा, नो जीएसटी, क्योंकि आईटीसी भी क्लेम नहीं करी और पैसा भी नहीं आया। सपोज करो आपने क्या किया है, असेट पे आईटीसी क्लेम नहीं करी, लेकिन उसको पैसों में बेचा, पैसों में बेचा, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। आपने आईटीसी तो क्लेम नहीं करी, लेकिन सेल पे कंसिडरेशन आया, तो क्या करें। तो देखो सिंपल सी बात है, अब एक रूल होता है, ध्यान रखना आप मेरी बात, आप आईटीसी चैप्टर के अंदर देखेंगे अपन लोग, वैसे रूल क्या होता है कि जो भी सेल वैल्यू होती है ना, भले ही आपने आईटीसी क्लेम नहीं करी, सेल वैल्यू पे जीएसटी दो, या फिर आईटीसी रिवर्सल पे जितना जीएसटी है ना वो जीएसटी दो, दोनों में से जो भी हायर होगा ना उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब क्या बोल दिया मैंने, सपोज करो कोई एसेट आपने परचेस करी 10 लाख रुपए की, जिसपे आपने जीएसटी दिया 1,80,000 रुपीज का, आईटीसी का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब मान के चलो मैंने एसेट परचेज करी 10 फरवरी को, 10 फरवरी को मैंने क्या किया, ये एसेट परचेज करी, ठीक है, कितने की, 1,80,000 रुपए की मैंने 10 फरवरी को एसेट परचेज करी है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एसेट को लेट्स सपोज 15 अक्टूबर को क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं, सेल कर रहा हूं इस एसेट को, ठीक है, क्लियर है। अब मैं 15 अक्टूबर को क्या कर रहा हूं, इस एसेट को बेच रहा हूं, और लेट्स सपोज मैंने एसेट बेची कितने में, मैंने एसेट बेची 8 लाख रुपए में, और 8 लाख रुपए का 18% जीएसटी आ रहा है मेरे पास। तो अब हम क्या करेंगे, जीएसटी ऑन सेल वैल्यू, जीएसटी ऑन सेल वैल्यू और आईटीसी रिवर्सल के बाद जितना जीएसटी आता है। अब आईटीसी रिवर्सल कैसे होता है, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, आप आईटीसी क्या करते हो, कम कर देते हो, तो दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उस पर जीएसटी देना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर सपोज करो सेल वैल्यू कितनी है, 0 है आपकी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और आपने आईटीसी क्लेम कर रखी है, तभी तो हम बोलते हैं कि अगर आपने आईटीसी क्लेम करी और सेल वैल्यू भले 0 है, फ्री में आपने किसी को असेट दे दी, जैसे आकाश ने फ्री में फ्रिज दे दिया, तो कितना जीएसटी आएगा, टैक्स। तो हमने गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जितनी आईटीसी तूने ली थी ना और जितने टाइम तू यूज कर चुका तो प्रोपोर्शनेट कर ले, जितने टाइम तूने यूज कर ली ना, तो 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ तू रख,
उतना रिड्यूस कर देंगे, बाकी आप अपन आईटीसी में देख लेंगे इस कॉन्सेप्ट को, पर मतलब बेसिकली आप थीम समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे मैंने जो चार्ट बना रखा है ना, वो चार्ट देखो आप, कि आपने कंप्यूटर परचेज करा और उस पर आईटीसी क्लेम कर ली, और आपने क्या किया, बेच दिया कंप्यूटर को विद या विदाउट कंसिडरेशन। समझना मेरी बात, आप अगर आईटीसी क्लेम करते हो ना, जब तब तो चाहे आप असेट को फ्री में बेचो चाहे पैसों में बेचो, जीएसटी देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपने आईटीसी क्लेम कर ली, ठीक है, सप्लाई मानेंगे। और आपने आईटीसी क्लेम नहीं करी और आपने विद कंसिडरेशन बेचा, आईटीसी तो क्लेम नहीं करी लेकिन पैसों में बेचा उस फ्रिज को, तो सप्लाई मानेंगे। और आपने आईटीसी भी क्लेम नहीं करी और फ्री में बेचा, तो सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, क्लियर है, सॉर्टेड है। आगे बढ़ते हैं, आईटीसी चैप्टर में और डिस्कशन करेंगे, अभी आप आगे इतना सुनो। तो पैरा वन, शेड्यूल वन का पैरा वन क्या बोलता है कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। ठीक है, पैरा टू क्या बोलता है शेड्यूल वन का, पैरा टू ऑफ शेड्यूल वन, पैरा टू ऐसा बोलता है कि अगर रिलेटेड पर्सन आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन वो होते हैं कि एक ही पैन नंबर पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जब होते हैं ना, सिंगल पैन नंबर पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो उनको डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। कि सपोज करना मेरी ही कोई दूसरी ब्रांच है लेकिन मैंने उसका अलग से रजिस्ट्रेशन ले रखा हो, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर पे हम काम कर रहे हैं, तो डिस्टिंक्ट नहीं मानेंगे। डिस्टिंक्ट मानेंगे कि देखना, दो जिसमें एक जान, वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। एक जान मतलब पैन नंबर, जान तो एक ही हो गई, पैन नंबर दिखने में दो अलग अलग हैं हम, तो क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं उसको। ठीक है, क्लियर है। तो बोलते हैं कि अगर रिलेटेड पर्सन आपस में दूसरे को ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो गवर्नमेंट पता है क्या बोलती है, और ये विदाउट कंसिडरेशन करते हैं, विदाउट कंसिडरेशन। अब जैसे सपोज करना है, एक बात मुझे बताओ, मैं पानी की बोतल बेचता हूं, मेरा धंधा ये है, और मैंने पानी की बोतल, आप में से जैसे कोई भी आया, मान लो आशीष मुदगल आया मेरे पास, और मैंने आशीष को फ्री में दे दी पानी की बोतल, क्या सरकार मेरे से उस पर जीएसटी ले सकती है? मेरी इच्छा है, मैंने उसको फ्री में दे दी, कोई जीएसटी नहीं आएगा, मैं बोल दूंगा सर कंसिडरेशन तो है ही नहीं, जीएसटी कैसे लगेगा। लेकिन अगर कोई मेरा रिलेटेड पर्सन है और मैं उसको कोई सामान फ्री में दे दूं, तो गवर्नमेंट पता है क्या बोलेगी, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि ये तो आपका रिलेटेड है ना, इसलिए आपने फ्री में दिया है। आप क्या पता बैक हैंड में कोई सेटलमेंट कर लो इसके साथ, ऑफिशियली आप दिखाने के लिए बोल रहे हो फ्री में, लेकिन बैक हैंड में आप पैसा ले लोगे इससे, तो क्या हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस वाले केस में क्या होगा कि अगर आप किसी रिलेटेड पर्सन को फ्री में सामान दे रहे हो, देखो शेड्यूल वन का मतलब ही विदाउट कंसिडरेशन है, हम शेड्यूल वन के चारों ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में डीम्ड होना चाहिए कि विदाउट कंसिडरेशन ही पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई सामान फ्री में दिया, तो उस केस में भी क्या होगा, जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब एक बात और बोली इन्होंने कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है और गिफ्ट का अमाउंट 50,000 रुपीज तक है, तब तो एग्जेम्प्ट है। 50,000 रुपए तक का गिफ्ट दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है। अगर 50,000 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा हुआ, ये बात पर एम्प्लॉय चल रही है, दिल्ली मैराथन चल रहा था और कोई बंदा क्या पूछता, कोई होगा दिल्ली से तो रिलेट कर पाएगा, एक बंदा पूछता कि सर ये पर एम्प्लॉय है या कंपनी के सारे एम्प्लॉय मिला के 50,000, तो 50,000 सारे एम्प्लॉय मिला के कैसे हो सकता है, पर एम्प्लॉय पर ईयर। अगर 50,000 रुपीज तक का गिफ्ट है तो एग्जेम्प्ट है, 51,000 भी हुआ तो 1,000 पर टैक्स नहीं लगेगा, फिर पूरे 51,000 पर टैक्स लगेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, शेड्यूल वन पैरा वन। शेड्यूल वन पैरा वन क्या बोलता है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। शेड्यूल वन पैरा टू क्या बोलता है कि अगर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में फ्री में एक दूसरे को कोई भी सामान सप्लाई करते हैं, उस पर भी जीएसटी लग जाएगा। अब ये साला रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं, तो एक फैमिली की डेफिनेशन ध्यान से सुनना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। फैमिली में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये फैमिली में है क्या लफड़ा। तो देखो, अपनी वाइफ और अपने बच्चे, ये तो हमेशा हमेशा आप रिलेटेड मानोगे, उनको फैमिली कंसिडर करोगे हमेशा, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को। तो ठीक है, अब आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर या सिस्टर अगर ये आप पे डिपेंडेंट हैं तो ही फैमिली मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। वाइफ और बच्चे ऑलवेज फैमिली, अब इनको भी फैमिली नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे। बाकी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर अगर ये डिपेंडेंट है। अब आईसीआई जो एग्जाम में खेल करता है ना, वो ब्रदर के साथ करता है। आईसीआई को ब्रदर से बहुत प्यार है। ब्रदर के केस में क्या होता है, आईसीआई क्या करता है, आपको ध्यान में देना है ब्रदर के केस में कि एग्जाम में लिखा आ जाए कि भाई डिपेंडेंट है तो आपको मान लेना है कि वो फैमिली है, और भाई इंडिपेंडेंट है तो वो फैमिली नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शेड्यूल 1 पैरा 3। अच्छा, सपोज करना आपकी एक ब्रांच है लखनऊ में और एक शोरूम है दिल्ली में। तो अब आपको एक बात तो पता होगी, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने देखा था कि अगर सेम स्टेट के अंदर तो आप क्या कर सकते हो, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पे कितने भी बिजनेस चला सकते हो, सेम स्टेट हो। लेकिन अगर स्टेट चेंज हो गया तो आपको कंपलसरी दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये मालूम था आपको? तो एक शोरूम लखनऊ में है, दूसरा शोरूम कहां है, दिल्ली में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। बट सपोज करो मेरा एक शोरूम लखनऊ में है और एक कानपुर में है, अब दोनों यूपी में हो गए और सेम ही रजिस्ट्रेशन पे चल रहे हैं, अलग से रजिस्ट्रेशन ले ही नहीं रखा मैंने, दोनों बिजनेस मेरे एक ही रजिस्ट्रेशन पे चल रहे हैं, लखनऊ वाला भी और कानपुर वाला भी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हुए, फिर सप्लाई मत मान लेना क्योंकि सेम ही रजिस्ट्रेशन है। तो ठीक है, सॉर्टेड है। अब आते हैं शेड्यूल 1 पैरा 3। ठीक है, शेड्यूल 1 पैरा 3। अब शेड्यूल 1 पैरा 3 क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये एग्जांपल बहुत अच्छा है। शेड्यूल 1 पैरा 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेड्यूल 1 पैरा 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, शेड्यूल 1 पैरा 1 परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस सेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। शेड्यूल 1 पैरा 2 अगर कोई रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को सामान देता है विदाउट कंसिडरेशन, वो भी सप्लाई है। शेड्यूल 1 पैरा 3 ये ऐसे बोलता है, सपोज करना क्लास में वो हमने जो एग्जांपल लिया था ना जेठालाल वाला, तारक मेहता तो देखते होंगे आप लोग, कि मान के चलते हैं जेठालाल है, जेठालाल का एजेंट है बागा, और बागा की गर्लफ्रेंड कौन सी है, बावरी। ये तीनों आपको पता है। जेठालाल कौन है, एजेंट है, प्रिंसिपल है, सॉरी जेठालाल कौन है, प्रिंसिपल है। अब ये प्रिंसिपल क्या कर रहा है, लेट्स सपोज मान के चलते हैं कि जेठालाल ने क्या बोला बागा को, बागा का वो तुम्हें याद है वो एक हाथ ऐसे खड़ा ही रहता था उसका, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरी ड्राइंग पे मत जाओ, आई नो बहुत अच्छी है कि ये ड्राइंग क्लासेस भी जल्दी खोलूंगा मैं, ठीक है। तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से। जेठालाल ने बागा को क्या बोला कि सुन भाई, मेरे पास है ना 1000 मोबाइल फोन्स है, वो बिक नहीं रहे हैं, तो तू, मैं तेरे को 1 नवंबर को, इसने क्या बोला, जेठालाल ने बागा को बोला कि मेरे पास 1000 मोबाइल फोन है जो कि बिक नहीं रहे हैं, बागा तू उसको बिकवा। बागा करने का जी सेठ जी बेच देंगे। बागा कौन हो गया, एजेंट हो गया, ठीक है। अब बागा ने बावरी को पकड़ा 10 नवंबर को, और बावरी को इंप्रेस करने के चक्कर में बागा ने क्या किया, बावरी को ऐसे बोल दिया कि बावरी जी, ये जो मोबाइल फोन है ना, इनका मालिक मैं ही हूं, मेरी दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये रहा सामान। और बागा ने बिल बना दिया और नीचे अपना साइन कर दिया, ऐसे बागा बागा ऐसे नीचे अपना साइन कर दिया। तो अब ऑन रिकॉर्ड तो क्या हो गया कि बागा सप्लायर हो गया, बावरी रिसीवर हो गई, बागा ने अपना सामान बावरी को बेच दिया। अब जेठालाल क्या बोल रहा है यहां पे, फिर मैं क्या करूं, मतलब इनडायरेक्टली ये हो गया कि बागा ओनर था, बागा ने अपना सामान बेच दिया बावरी को, तो जेठालाल बोल रहा है बेटा जो तेरे को मैंने 1 नवंबर को सामान दिया था उसका क्या करें। तो लॉ मेकर क्या बोल रहे हैं कि जेठालाल जी, आपने जो इसको 1 नवंबर को सामान दिया था ना फ्री में विदाउट कंसिडरेशन, उसको आप सप्लाई मान लो। तो क्रक्स क्या निकल के आता है कि अगर एजेंट खुद के नाम से बिल बना के आगे सामान बेचे या परचेज करे, इसमें क्रक्स यही है कि अगर खुद के